सफाई पर चर्चा में सबसे पहले हम आपको आस्था क्रम दिखाते हैं। केदारनाथ के दर्शन करवाते हैं, जहां पर भक्तों की भीड़ पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। 25 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से लेकर अब तक 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने खास इंतजाम कर दिए हैं। मंदिर समिति ने बाबा केदार के दर्शन का वक्त बढ़ा दिया है। अब रात में भी बाबा केदार के दर्शन की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। ये भव्य, अलौकिक, अद्भुत तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं। आस्था और भक्ति का ये हुजूम पावन पवित्र चार धाम में खूब दिख रहा है। अपने आराध्य के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था कितनी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मौसम बड़ी चुनौती बना हुआ है। बावजूद इसके बाबा केदार के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास की डोर प्राकृतिक चुनौतियों पर भारी पड़ रही है। 25 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से अब तक 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ का दिव्य और अलौकिक दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का बढ़ते सैलाब और आस्था विश्वास की डोर को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने दर्शन का समय बढ़ा दिया है। बाबा भोले के भक्त अब 24 घंटे में से 22 घंटे तक मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। इस वर्ष मौसम लगातार प्रतिकूल बना हुआ है। भारी वर्षा हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है। उसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में पहुंच रहे हैं। कई बार जब भीड़ अत्यधिक हो जा रही है तो उस समय हम जो मंदिर के बंद होने और कपाट खोलने की जो समयावधि है उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में पहुंचे बाबा के भक्तों का जोश 7वें आसमान पर है। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव का जय घोष सुनाई दे रहा है और उस पर मंदिर समिति का ये फैसला श्रद्धालुओं की खुशी को दोगुना करने वाला है, क्योंकि अब भक्तों को बाबा केदार के दर्शन के लिए लंबी लाइनों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। संस्कृति, सभ्यता और पौराणिक कहानियों को समेटे केदारनाथ धाम की सुंदरता में तो इजाफा हुआ ही है, साथ ही भक्तों की भीड़ भी बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रही है। ऐसे में दर्शन का समय बढ़ाने का ये फैसला भक्तों के लिए दोहरी खुशी का मौका है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सोमाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। ऐसे में केदारनाथ धाम के आसपास और यात्रा मार्ग पर साफ सफाई एक बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन प्रशासन ने इस मसले को संजीदगी से लिया और यही वजह है कि समय समय पर केदारनाथ धाम के आसपास के इलाके के साथ ही यात्रा मार्ग पर भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिससे धाम की स्वच्छता भी बरकरार रहे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। गौरीकुंड से केदार घाटी का पैदल रास्ता दुश्वारी भरा होने के बावजूद भक्तों की आवाजाही से गुलजार है। इन सब के बीच प्रशासन इस बार स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर साफ सफाई पर पूरा ध्यान दे रहा है। इन रास्तों को प्लास्टिक के कचरों से मुक्त करने के लिए प्लास्टिक की बोतलों पर QR कोड सिस्टम लागू किया गया है। इसके तहत बोतल खरीदते समय श्रद्धालुओं को कीमत से 10 रुपए ज्यादा देने होते हैं और जब वो बोतल लौटाते हैं तो उन्हें 10 रुपए वापस मिल जाते हैं। इसकी वजह से कोई भी श्रद्धालु खाली होने के बाद भी रास्ते में बोतल को फेंकता नहीं है। इतना ही नहीं, रास्ते में बने शौचालयों की साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अभी आपने यहाँ शौचालय यूज किया, कैसा है साफ सफाई? अच्छा है। अच्छा, तभी आप ऊपर जा रहे दर्शन के लिए। शौचालय आपने भी यूज किया है, कैसा है साफ सफाई? अच्छा, पैसे भी लिए जाते हैं क्या आपसे? पैसे नहीं लिए जाते? अच्छा, नीचे भी यूज किए, सही है। अच्छा,
दरअसल 2022 की अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने पैदल रास्तों पर फैले प्लास्टिक के कचरों को लेकर चिंता जताई थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से धाम में स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की थी। यही वजह है कि प्रशासन इस बार साफ सफाई को लेकर बेहद संजीदा है और इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रहा है। इस बार हमने काफ़ी फोकस सफाई अभियान पे रखा था और केदारनाथ धाम से लेकर नीचे गुप्तकाशी तक जो पूरा हमारा मेन एरिया है यात्रा का, वहाँ पर लगातार हर सप्ताह कहीं ना कहीं जगह हमारे सफाई अभियान चल रहे हैं और इसके साथ ही वो तुंगनाथ की तरफ भी और उस यात्रा की तरफ भी सफाई अभियान चला रहे हैं। काफ़ी संख्या में हमने वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया है और उसका सेग्रीगेशन करके रिसाइकिल करके उसको प्रॉपर्ली हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं। इसमें यात्रियों से भी हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। लोकल हमारे जो व्यापार संगठन है, जो अन्य जो यहाँ पे संस्थाएं कार्य करती हैं, वो भी हमारे साथ कार्य कर रही हैं। दरअसल केदारनाथ में इस बार जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है उसे देखते हुए धाम का प्रबंधन आसान नहीं है, लेकिन मंदिर समिति और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त रखने में दिन रात जुटा हुआ है। 25 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से अब तक 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा भोले के दर्शन के लिए केदार घाटी आ चुके हैं। श्रद्धालुओं की तादाद कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे, रुद्रप्रयाग। बाबा केदार के दर से अब आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर पर लिए चलते हैं, जहां भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। मंदिर निर्माण का काम तो तेजी के साथ चल ही रहा है, इसी बीच रामलला की मूर्ति बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है और गर्भगृह के लिए 3 मूर्तियों का निर्माण अब तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही ये मूर्तियां बनकर तैयार भी हो जाएंगी। भक्त अपने आराध्य के सुगम दर्शन कर सके, इसके लिए भी काम तेजी से हो रहा है। जिस खबर का राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो शुभ खबर आ ही गई। राम मंदिर निर्माण को लेकर आए दिन खबरें आती रहती हैं, जिससे पता चलता है कि मंदिर का निर्माण कहां तक हुआ। इस बीच गुड न्यूज ये है कि गर्भगृह के लिए रामलला की 3 मूर्तियों को बनाने का काम भी शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसका ऐलान किया। रामलला की मूर्ति का निर्माण प्रारंभ हो गया है। 3 मूर्तिकार 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बना रहे हैं। चंपत राय के ऐलान ने जहां राम भक्तों को खुशी से भर दिया, तो वहीं राम भक्तों के मन में ये सवाल भी उमड़ा कि क्या गर्भगृह में रामलला की 3 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि रामलला की 3 मूर्तियां आखिर क्यों बनाई जा रही हैं। राम मंदिर के लिए रामलला की 3 मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। इसके लिए कर्नाटक की 2 कृष्णशिला और राजस्थान के सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मूर्तियों को पूरी तरह से तैयार करने में करीब 4 महीने का समय लग सकता है। प्रतिमा बनाने के लिए मूर्तिकारों की 2 टीमें अयोध्या में हैं। कर्नाटक के मूर्तिकार जीएल भट्ट और राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे अपनी अपनी टीम के साथ निर्माण परिसर के पास वर्कशॉप में अलग अलग रामलला की प्रतिमा को आकार देंगे। इसके अलावा एक तीसरी प्रतिमा भी बनेगी। दरअसल श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है कि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा के लिए 3 विकल्प तैयार किए जाएंगे। इसमें ट्रस्ट जिस प्रतिमा पर मुहर लगाएगा वही गर्भगृह में स्थापित होगी। इस बीच एक और गुड न्यूज है। अयोध्या का श्री राम एयरपोर्ट भी जल्द बनकर तैयार होने वाला है। एयरपोर्ट का काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा। हवाई परिचालन के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है। डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद अयोध्या में हवाई परिचालन शुरू हो जाएगा। लगभग रनवे का काम लगभग हमारा 95% काम पूरा हो गया है और बिल्डिंग का काम भी 70% लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्द ही आप इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल होते हुए देखेंगे और उम्मीद है कि हम जुलाई 2023 के अंदर इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर देंगे। हवाई अड्डे से पहले राम जन्मभूमि पथ बनकर तैयार होने वाला है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अधिकारियों के साथ पथ निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। उम्मीद है 15 दिनों में इसका काम पूरा हो जाएगा। राम पथ के साथ राम जानकी पथ और भक्ति पथ का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर आसानी से पहुंच सकें। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आस्था का सैलाब आपने देख लिया। अब आपको उत्तराखंड के चमोली का रुख भी करते वहां लिए चलते हैं, जहां पर कुदरत के सौंदर्य का दीदार आपको हम कराएंगे। चमोली में आज से दुनिया भर में मशहूर फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स खुल गई है और अलग अलग तरह की फूलों की प्रजातियों से गुलजार वैली ऑफ फ्लावर में पर्यटकों का आना भी अब शुरू हो गया है। हालांकि इस बार मौसम की वजह से फूलों के खिलने का इंतजार कुछ बढ़ गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बसी फूलों की घाटी नैना देवी राष्ट्रीय पार्क के दायरे में बनी और दुनिया भर में अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए मशहूर वैली ऑफ फ्लावर को 1 जून से खोल दिया गया। वैसे तो यहाँ जून से अक्टूबर के दरमियान 500 से ऊपर प्रजाति के फूल खिलते हैं, मगर इन दिनों 4 से 5 फूलों की प्रजाति पूरे इलाके को महका रही है, जिनको निहारने के लिए कुछ सैलानी पहुँच भी रहे हैं। इस बार हमने नए जो इंफॉर्मेशन बोर्ड हैं वहाँ पर लगाए गए हैं, इसमें फूलों के संबंध में किस माह खुलते हैं और किस माह खिलते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके विषय में जानकारी दी जा रही है। दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर जो हमारा रास्ता है उस पर हम इस बार डेंजर पॉइंट पर अपने स्टाफ को तैनात कर रहे हैं, जो कि या पर्यटकों को आवागमन में सुविधा प्रदान करेंगे और किसी भी खतरे की स्थिति में सूचित कर पाएंगे। दरअसल जून महीने की 15 तारीख को वन विभाग एक वेबसाइट भी लॉन्च करेगी, जिससे वैली ऑफ फ्लावर के फूलों की तमाम प्रजातियों से जुड़ी जानकारी सैलानियों को मिल पाए। इसके अलावा भी कई और तैयारियां हो रही हैं। जैसे जैसे मौसम के चेतावनी आती है उस विषय में हम हर साल यह है कि कभी कभार 1-2 दिन के लिए बंद करने का प्रावधान भी है हमारे पास, तो हम उसको बंद कर देते हैं जिससे कि कोई भी अनहोनी घटना होने से बचे रहे। दरअसल इस बार मौसम की मार का असर फूलों की घाटी पर भी दिखाई दे रहा है। फूलों का जो 15 दिन खिलने का समय होता है वो इस बार दरअसल 15 दिन पीछे चला गया है, और क्योंकि अभी भी फूलों की घाटी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोकल प्रशासन की गाइडलाइंस या अलर्ट को जानकर ही सैलानी फूलों की घाटी की सैर करें। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम सुहाना है और इस सुहाने मौसम में फूलों की खेती बढ़ चढ़कर हो रही है। मुजफ्फरपुर में गेंदे के फूल की खेती लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। यहाँ सैकड़ों महिलाएं गेंदे की फूल की खेती से अपने परिवार की मदद कर रही हैं। लेकिन इन महिलाओं ने गेंदे के फूलों को उगाने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया है, जिससे न सिर्फ पैदावार में इजाफा हुआ है बल्कि इनका मुनाफा भी दोगुना हो गया है। ये खूबसूरत फूल बेहतर आमदनी की नई सौगात लेकर आए हैं। मुजफ्फरपुर के वीरपुर गांव के लोगों ने अपरंपरागत खेती से आगे बढ़कर गेंदे के फूलों की खेती का रुख किया है। खास बात यह है कि फूलों की खेती की सारी जिम्मेदारियां गांव की महिलाएं ही उठा रही हैं। इन फूलों को बाजार में बेचने का काम गांव के पुरुष करते हैं। बाजार में लाने का काम और बिक्री करने का काम पुरुष का होता है और इसे तैयार करती हैं महिलाएं। और मुजफ्फरपुर की यदि बात करें तो कई एक प्रखंडों के दर्जनों गाँव में फूल की खेती शुरू हो गई है और इसकी अच्छी खासी बिक्री भी हो रही है, क्योंकि शुरुआत में पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता से फूल मंगाया जाता था और अमूमन सभी छोटे शहरों में सप्लाई होती थी। लेकिन मुजफ्फरपुर के महिला किसानों ने फूल की खेती शुरू की और परिवार को आर्थिक रूप से सबल बना रही है। आप देख सकते हैं लगातार गांव से बाइक से पुरुष फूल लेकर के आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के इन गाँव में उन्नत किस्म की हाइब्रिड क्वालिटी वाले फूल उगाए जा रहे हैं। फूलों की ये खेती किसानों को परंपरागत खेती से ज्यादा मुनाफा दे रही है। फसलों के मुकाबले फूल कम वक्त में तैयार हो जाते हैं, इसमें मेहनत भी कम लगती है और गेंदे के फूल के पौधे में पानी की भी कम जरूरत होती है। एक सीजन में किसानों को लागत से दोगुना मुनाफा मिल रहा है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, गुड न्यूज टुडे। चलिए समेत उत्तर भारत में मौसम कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहा है। मई और जून के महीने में जहां गर्मी रिकॉर्ड बनाती है, वहां इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली में 36 साल बाद मई के महीने में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। आमतौर से मई में पारा 40 के आसपास ही रहता था, लेकिन 2023 की मई में पारा आम दिनों से 4 से 5 डिग्री तक कम है।
कभी आसमान में काले घने बादल तो कभी फरवरी मार्च जैसी हल्की गुनगुनी धूप। दिल्ली एनसीआर में मौसम इन दिनों कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मौसम का यह अनूठा अंदाज कुछ ऐसा बदला है कि दिल्ली एनसीआर में 36 साल का रिकॉर्ड ही टूट गया। मई के महीने में अब तक गर्मी के रिकॉर्ड बनते थे, लेकिन इस बार पिछले 36 साल में मई का यह महीना सबसे ठंड दर्ज किया गया है। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। अमूमन जहां हर साल मई के मौसम में चिलचिलाती धूप और गर्मी रहती है, लेकिन इस बार रिमझिम फुहारों से मौसम सुहाना हो गया है। आसमान से गिरती बारिश की इन बूंदों ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, साथ ही दिल्ली में मौसम ने न्यूनतम तापमान के पिछले 36 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। यानी कि मई का महीना 36 सालों में पहली बार इतना ठंडा हुआ है। दिल्ली एनसीआर का मौसम अब कूल हो गया है। मसलन दिल्ली में अब लोग खुले आसमान के नीचे इस सुहाने मौसम का लुत्फ भी उठाते नजर आ रहे हैं। आसमान में काले बादल और रिमझिम फुहारों ने दिल्ली एनसीआर को अब मीठी ठंडक का भी एहसास करा दिया है। मुझे तो बिल्कुल मसूरी की फीलिंग आ रही है। आज काफी प्लेजेंट मौसम है, विंडी बहुत है और पसीने बिल्कुल नहीं आ रहे, तो ऐसा लग रहा है दिल्ली में ऐसा होता नहीं वेदर यूजुअली। हाँ, दिल गार्डन हो गया बिल्कुल। मौसम तो आप आज मैं बताऊं तो ये मसूरी फील आज, इससे बढ़िया मौसम मिल नहीं सकता और बड़ा गुड फील हो रहा है। ये आप मैं व्यक्त में बयान नहीं कर सकता। हमें मतलब कोई बाहर अदर स्टेट में टूर पे जाने की जरूरत नहीं है, यही मौसम का मजा ले रहे हैं। भले ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में नरमी आई है, लेकिन ये राहत दिल्ली वालों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। स्पेसिफिकली अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें, मेन जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, रेनफॉल एक्टिविटी है, इवनिंग और नाइट में ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा आप टेम्परेचर्स का बात कर रहे थे, टेम्परेचर्स अगर आप पूरा हिस्से की बात करें, अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सभी जगह हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी है, जिसके प्रभाव से क्या है कि टेम्परेचर सामान्य से काफी ज्यादा कम है। दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली का मौसम तो सुहाना हुआ ही है, साथ ही हवा की गुणवत्ता में भी काफी हद तक सुधार दिख रहा है और लोग दिल्ली में सुहाने मौसम के बीच राहत भरी सांस ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का मौसम बीते कई दिनों से काफी सुहाना बना हुआ है। ऐसा लगता है मानो किसी ने दिल्ली एनसीआर की फिजाओं में ठंडक घोल दिया हो। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर का मौसम अगले कुछ दिनों तक यूं ही मेहरबान रहने वाला है। गर्मी के इस महीने में मौसम की मेहरबानी और बारिश की बूंदों ने दिल्ली एनसीआर को एक बार फिर से तरोताजा कर दिया है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मई का महीना गुजर गया, लेकिन मौसम की जो मेहरबानी शुरू हुई वो खत्म ही नहीं हुई। आसमान में काले घने बादलों का दौर चलता रहा, कभी धूप खिली कभी छांव खिली। कुछ मिलाकर कहा जाए तो मई में इस बार फरवरी और मार्च वाला मौसम ही देखा गया है। लेकिन मौसम की मेहरबानी सिर्फ मई में ही नहीं बल्कि जून में भी जारी रह सकती है। कम से कम फिलहाल तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज सुहावना ही बना हुआ है, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये तस्वीरें उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों की हैं। तस्वीरें भले ही अलग हो, लेकिन मौसम का हाल हर जगह एक जैसा ही है। कहीं बारिश तो कहीं धूप, मौसम भी लोगों के साथ खूब अटखेलियां कर रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मई के बाद जून में भी मौसम की ये रंगत कुछ ऐसी ही रहने वाली है। यानी कि मई में शुरू हुआ बारिश का ये सिलसिला जून में यूं ही जारी है। जून के आज पहले दिन ही दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्यों में रिमझिम बारिश हुई, तो मौसम एक बार फिर से कूल हो गया। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बीच बीच में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मई के ज्यादातर दिनों में तापमान सामान्य से नीचे रहा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जून के इस महीने में ऐसी ही रिमझिम बारिश होती रहेगी। आने वाले 3 दिनों में स्पेसिफिकली वेस्टर्न हिमालय रीजन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में 3 दिन फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड मीन 50% से ज्यादा स्टेशन और अप टू 100% स्टेशन में रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके लिए हमने पूरा हिमालय रीजन के लिए आज के लिए हैवी रेनफॉल भी दे रखा है, मीन रेनफॉल 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकती है। जैसे आपका क्वेश्चन एनसीआर दिल्ली के लिए था, तो एनसीआर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी आने वाले 2 दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी।
कुल मिलाकर उत्तर भारत के लोगों को जून में भी गर्मी से राहत मिल सकती है और जून के महीने में भी मौसम लोगों पर मेहरबान हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर की फिजाओं में इसी तरह ठंडक बनी रहेगी, यानी लोगों को फिलहाल हीट वेव्स और गर्मी से किसी भी तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। विजय सत्या के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। दिल्ली की तरह पहाड़ भी झूम रहे हैं। मानसून की दस्तक से पहले ही पहाड़ों का मौसम बदला हुआ दिख रहा है। मई की गर्मी में पसीना नहीं बल्कि बारिश से लोग तरबतर हुए। शिमला से लेकर उत्तराखंड तक मौसम का ये जुदा अंदाज लोगों को हैरान करता रहा। मौसम का यही मिजाज सैलानियों को बहुत रास आया है। जो लोग छुट्टियों में हिल स्टेशन घूमने पहुंचे उनको मौसम सुहाना दिख रहा है। हालांकि मई खत्म होने के बाद भी पहाड़ों पर आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का दौर अभी भी थमा नहीं है। मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश हुई। बेमौसम बारिश ने यहां के बाशिंदों को परेशान कर दिया। राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मई महीने में अब तक सामान्य से 84% ज्यादा बारिश दर्ज हुई। बीते 19 सालों में मई में अब तक इतनी बारिश नहीं हुई थी, जिसका असर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से दिख रहा। रेनफॉल सामान्य से काफी ज्यादा है और कंटिन्यूस रेन है। और दूसरी बात यह है कि लगातार टेम्परेचर्स भी काफी कम है। तो दो बातें होंगी, एक तो टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। तो इससे तो फायदा ये है कि रिचार्ज पानी का अच्छा हुआ है, वाटर कंजर्वेशन में मदद रही होगी। लेकिन साथ साथ में इसके नुकसान ये हुए हैं कि जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में और दूसरे जो सेक्टर्स है जहाँ पे अब बारिश की जरूरत नहीं थी, जैसे हार्वेस्टिंग हो रही है तो इस स्टेज पे बारिश की आवश्यकता नहीं होती है। तो काफी एरियाज में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा होगा। मौसम विभाग ने बताया मई महीने में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहा। सूबे के कई इलाकों में बारिश का असर अभी 3 से 4 दिन रहेगा। कांगड़ा में भी लगातार बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया। बाजार हो या रिहायशी इलाके, हर तरफ आसमान से बरसता पानी। जहां लोग गर्मियों के लिबास पहने दिखने चाहिए थे, वहीं उनकी जगह ऊनी कपड़ों ने ली हुई है। कहने को गर्मी से राहत तो जरूर मिली, मगर लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में आ रही परेशानी से मानो बारिश को कोई वास्ता ही नहीं। खैर, लगातार हो रही बारिश के बाद धौलाधार माउंटेन रेंज को आप देख सकते हैं। यहाँ के पहाड़ बर्फ के आगोश में हैं। अब बारी उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की, तो यहाँ भी बादलों से पूरा आसमान पटा हुआ है। मई महीने से यहाँ खूब बारिश हो रही, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि तेज हवा, मूसलाधार बारिश, बर्फबारी से 2-4 होते हुए चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के श्रद्धालु अच्छी खासी संख्या में पहुंच रहे हैं। चमोली में बीते 2 दिनों से मौसम विभाग की भविष्यवाणी के साथ ही बारिश शुरू हो गई है। 2 दिनों से जो बारिश हो रही है उससे पहाड़ी चोटियों पे अभी भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं पहाड़ी चोटियां सफेद दिखाई दे रही है। हेमकुंड साहिब या चमोली जनपद की जो भी ऊंचाई वाली चोटियां हैं वहां पे इस समय बर्फबारी हो रही है। आज मई का लास्ट दिन है और मई के महीने में इतनी ठंड पहाड़ों में इस बार देखने को मिल रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने पूरे चरम पर है। बद्रीनाथ धाम के आसपास बाजार में चहलकदमी करते चाहे श्रद्धालु हों या फिर स्थानीय लोग, हर कोई इस मौसम का आनंद जरूर ले रहा। लेकिन ऐसे में मौसम की बेरुखी भी कभी कभी सहमा दे रही है। बावजूद इसके बद्री केदार मंदिर समिति ने बताया कि मई में ही 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि इस वर्ष लगातार मौसम प्रतिकूल बना हुआ है। धामों में बर्फबारी हो रही है, वर्षा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और श्रद्धालु, तीर्थयात्री बड़ी भारी संख्या में धामों में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो पहाड़ों का मिजाज इन दिनों आंधी, बारिश और बर्फबारी से बिगड़ा जरूर है। ये मौसम खेतीबाड़ी के लिए भी सही नहीं बताया जा रहा। लोगों को रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें भी आ रही, लेकिन गर्मी से लोगों को ये भीगा भीगा मौसम राहत जरूर पहुंचा रहा है। कुछ जगह बारिश पिछले सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ रही, तो धार्मिक यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के जोश के आगे मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का जोर हल्का पड़ता दिख रहा है। शिमला से विकास शर्मा, कांगड़ा से अशोक रैना और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा में आज हम बात करेंगे चाय की, चाय के शौकीनों की। चाय के शौकीनों की हम जैसे शौकीन। क्यों? भाई इसलिए क्योंकि चाय के शौकीनों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। बिल्कुल, और चाय के नए नए मॉडल्स हमें देखने को मिल रहे हैं भाई।
और ऐसा ही एक मॉडल हम आपको दिखाते हैं। देखिए मुंबई में किस तरीके से ऑडी वाला चाय मॉडल फेमस हो रहा है। चाय के बिजनेस के अब तक कई मॉडल देख चुके, लेकिन इस बार जो बिजनेस का मॉडल आपके सामने है वो यकीनन आपकी दिलचस्पी बढ़ाने वाला है, क्योंकि चाय के स्टॉल के साथ डिग्रियां जोड़कर, यूनिक नाम जोड़कर पॉपुलैरिटी टेस्ट में कई लोग पास हो चुके, लेकिन मुंबई की सड़कों पर अब इसका नया अवतार है। जरा पहले ये तस्वीरें गौर से देख लीजिए। पिछले कुछ दिनों से दोनों युवा बेहद वायरल हैं और उनके बिजनेस को उन्होंने नाम दिया है ऑडी टी स्टॉल वाले। ये गाड़ी है जहां पे वो बिजनेस करते हैं। अपने अलग तरीके से उन्होंने इस बिजनेस को स्थापित किया है और हर रोज शाम को 6 बजे के आसपास वे मुंबई के लोखंडवाला इलाके में पहुंचते हैं और मुंबई के लोखंडवाला इलाका में पहुंचने के बाद इस बिजनेस को शुरू करते हैं। पूरा सेटअप जो है वो इसी ऑडी कार में लाया जाता है। देखिए ODT, ऑन ड्राइव टी, इसको नाम दिया गया है। गाड़ी देखकर आप समझ रहे होंगे कि इसके मालिक मामूली नहीं होते, लेकिन यही गाड़ी अब चाय के बिजनेस की नई पहचान है और इसका नया कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि इस गाड़ी की डिक्की में मौजूद सामान से पूरा एक टी स्टॉल सजता है। इसे चलाने वाले हैं युवा अमित कश्यप और मन्नू शर्मा। लेकिन क्यों इस स्टॉल को ऑन ड्राइव टी नाम देना पड़ा, पहले ये सुनिए। तो सर हम एक दिन रात को घूम रहे थे तो हमें चाय नहीं मिली, तो मजाक मजाक में भाई ने बोला कि चाय बेचनी शुरू करते हैं। तो मैंने कहा अगर चाय ही बेचनी है तो क्यों ना कुछ अलग तरीके से बेची जाए चाय। तो मैंने कहा घर पे ऑडी खड़ी है, वैसे भी खड़ी है, तो ऑडी में चाय बेचते हैं, क्या एक अट्रैक्शन मिलेगी। मुंबई क्या है, थोड़ा दिखाना पड़ता है लोगों को, तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो जरूर बना। पर जो हमारा चाय का टेस्ट है वो इतना बेहतरीन है कि आप चाय एक बार पियेंगे तो आप अपने आप दोबारा आएंगे। अमित और मन्नू हरियाणा के रहने वाले हैं। अभी ज्यादा दिन ही बीते हैं जब इन्होंने मुंबई का रुख किया है। दोनों का वीडियो वायरल हो गया है। यही वजह है कि इनके चाय के स्टॉल को अच्छा रिस्पांस मिला है। हालांकि मन्नू का दावा है कि चाय का स्वाद उनकी बड़ी यूएसपी है। यही वजह है कि दोनों अब इसके विस्तार करने का मन बना चुके हैं। शहर वालों का, गांव वालों का पूरा सपोर्ट रहा है, हमेशा हमारे साथ रहे हैं। पर हाँ, लोग जरूर अलग अलग सवाल पूछते हैं, पर मैं उसमें कहता हूं कि अगर आप बड़ा काम कुछ नहीं कर सकते तो छोटे काम को ही बड़ा कर दीजिए। तो उससे क्या है, लोग हमसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, लोग हमारी सराहना भी कर रहे हैं उस चीज के लिए। कुछ लोग हैं जो मीम भी बना रहे हैं, तो हमको सब चीजें अच्छी लग रही है सर, हमको मोटिवेशनल मिल रही है उस चीज से। अमित और मन्नू अपने इस काम को छोटा नहीं मानते, बल्कि दुनिया के नजरिए से सिर्फ इतना करना चाहते हैं कि इस छोटे काम को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। मुंबई जैसे शहर में एक बिजनेस सेटअप करने में बहुत समय लगता है, मगर जिस तरीके से इन दोनों ने शुरुआत की है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है और बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिल रही है। कैमरामैन सुनील वैद्य के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। चलिए बहादुरी की मिसाल आपको दिखाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के साथ मुलाकात करवाते हैं और ये मुलाकात शगुफ्ता इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि देखिए जब पुलिस के बहादुरी के किस्से सामने आते हैं ना तो अपने आप में एक मिसाल के तौर पर लोग डर जाते हैं। बट यहाँ पर बहादुरी की बात क्यों हो रही है, ये बताओ। बहादुरी की बात क्यों हो रही है और वो कौन से पुलिस कांस्टेबल हैं जिनकी बहादुरी का किस्सा आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरी सहयोगी नीतू ने उनसे मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल का है। कांस्टेबल विवेक यादव की अपराध के खिलाफ लड़ाई लोगों को सचेत ही नहीं बल्कि हिम्मत भी दे रही। स्नैचिंग के इस मामले में सरे राह अपराधी को धर दबोचने वाले विवेक रानीबाग थाने में तैनात हैं। सामान्य दिनों की तरह ही कांस्टेबल विवेक इलाके में पेट्रोलिंग पर थे, तभी एक जगह लोगों को इकट्ठा देख वो वहां तो चले गए, लेकिन पता चला कि इलाके में कुछ बदमाश एक शख्स से उसका कीमती सामान छीन रहे हैं। कांस्टेबल विवेक को देखते ही वो सामान समेत वहां से भागने में कामयाब तो रहे, लेकिन हेलमेट पहने ये एक अपराधी वहीं छूट गया। ये जानते हुए कि अपराधी के पास पिस्टल है, ऐसे में वो अगर उसे पकड़ेंगे तो उनकी जान को भी खतरा है। इन सभी आशंकाओं को दरकिनार कर अपनी जान की परवाह न करते हुए कांस्टेबल विवेक ने इस अपराधी को धर दबोचा। विवेक के साहस और सूझबूझ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें सम्मानित भी किया। हमारी सहयोगी नीतू झा ने बहादुर कांस्टेबल विवेक यादव से उस जगह पर जाकर बात की जहां ये वारदात हुई थी।
अच्छा, वो जो वीडियो वायरल हुई है, वो वीडियो किसने बनाई थी, ये भी एक बड़ा वीडियो बनाने वाला पीछे से कोई पब्लिक वाला था, मेरे को कुछ ऐसा पता नहीं है कौन थे कौन नहीं, लेकिन कुछ देर बाद मैंने जब उसको पकड़ा, वो पब्लिक वाले थे जो वीडियो बनाए थे, वो मेरे पास आए, बोलो कुछ हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए मैंने आपकी। तो उनके पास गाड़ी थी, स्विफ्ट गाड़ी, मैंने उसी गाड़ी में उनको बैठाया और अपने थाने में लेके गया उनको। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुई है, जो हमने भी देखी है, उसमें आप यही बाइक चला रहे थे और आप वो आदमी पैदल पैदल चल रहा था और आपने बिल्कुल उसको पीछे से धर दबोचा। जी, मैंने सोचा कि आगे से पकड़े तो कभी ये फायर ना कर दे, मैंने उसे इसलिए उसको पीछे से पकड़ा। ये ही वो जगह है जहां कांस्टेबल विवेक ने उस अपराधी को पकड़ा जिसके हाथ में पिस्टल थी और वो दिल्ली पुलिस के जवान को धमकी दे रहा था कि अगर रोकने की कोशिश की तो वो फायरिंग कर देगा। फिलहाल वो पुलिस के गिरफ्त में है। आगे की पूछताछ जो है वो जारी है। इसके बाद पता चल सकेगा कि कितने रुपए की स्नैचिंग हुई थी, क्या क्या स्नैचर्स लेके भाग रहे थे। लेकिन फिलहाल जो एक अपराधी है वो दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है। विजय सत्या के साथ नीतू झा, न्यूज़ टुडे दिल्ली। लोग गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। गर्मी से बचने के लिए खान पान से लेकर दूसरी जरूरी बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन एक आर्किटेक्ट ने अपने घर के वास्तु में बदलाव कर गर्मी से बचने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। वास्तु बदलिए और फिर गर्मी से बचाइए। हम आपको लिए चलते लखनऊ, जहां पर नेचुरल प्रयोग करके एक युवा आर्किटेक्ट ने मिसाल कायम की है। गर्मी की तपिश से बचने के लिए उनके इस नायाब प्रोडक्ट की आज पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। पुराने समय में लोग घर में झरोखे बनवाते थे, जिनकी खास तरह की आकृति गर्मियों के मौसम में घर या इमारत को ठंडा रखती थी। मगर ऐसी ठंडक आज सीमेंटेड घरों की चारदीवारी के अंदर लगे एसी कूलर की वजह से मुमकिन नहीं। लोगों की इसी समस्या को दूर करने की कोशिश की लखनऊ के आर्किटेक्ट अनंत कृष्णा ने, जिन्होंने कुछ ऐसी इको वॉल तैयार की। ये मिट्टी के घड़ों के जैसी आकृति है। अनंत के अनुसार इसमें एरोडायनेमिक्स काम करता है, यानी सरल शब्दों में समझें तो इसमें बने छोटे छोटे छेद में पानी पड़ता है तो ये बाहर से आने वाली गर्म हवा को ठंडी हवा में बदल देता है। अनंत ने इस इको वॉल को अपने ऑफिस में लगाया है। वो कहते हैं कि लोगों के लिए ये इको वॉल काफी अफोर्डेबल है। एक्चुअली काफी अफोर्डेबल है। एक तरीके से ये एक तरीके का फुआरा या फाउंटेन है और फाउंटेन की कॉस्ट लैक्स में होती है जब हम लोग प्रपोज करते हैं, तो उसके आगे तो ये कुछ हजारों का ही है और अच्छा खासा एरिया कवर कर रहा है। तो नेचुरल भी बहुत फायदे हैं, एस्थेटिकली भी खूबसूरत है, पानी की वो आवाज भी आपको सुनाई दे रही है, लोकल क्राफ्टमैन भी इससे एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज वन सोल्यूशन फॉर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वैसे तो गर्मी में ठंडक पाने का ये तरीका नेचुरल बताया जा रहा है, जिसे बकौल अनंत लोग बाग पसंद भी कर रहे। मगर साथ ही अनंत ये कहते हैं कि फिलहाल तो लोगों की एसी कूलर वाली आदत को एकदम बदलना मुमकिन नहीं। इतनी जल्दी वी कैन नॉट आस्क देम टू चेंज देयर हैबिट। अगर एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी अचानक से शायद वो बदलाव नहीं कर सकते, पर हाँ लोगों ने इंटरेस्ट बहुत दिखाया है इसकी तरफ कि कुछ ऐसा हमें भी चाहिए। और कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ साइट्स हैं जहाँ पे हम लोग ये इंस्टॉल भी कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स तो काफी पॉजिटिव आया है अभी। अनंत के अनुसार गर्मी में ठंडक का एहसास देने वाली इस इको वॉल को घर, गार्डन कहीं भी लगाया जा सकता है। देखने में बेहद सुंदर और सजावटी इको वॉल को आज लोग खरीदने के लिए अनंत से संपर्क भी कर रहे हैं। बात होती है टेक्नोलॉजी की, उसके साथ ही साथ एस्थेटिक्स की, दोनों चीजें इसमें हैं। क्योंकि घरों में ऐसे खूबसूरत सजावटी जो स्ट्रक्चर हैं, घड़े वैसे देखे होंगे आपने, लेकिन ये सिर्फ यूं ही सजावट नहीं है, इससे राहत मिलेगी गर्मी में। और जो एसी लोग चलाते हैं जिससे बहुत ज्यादा बिजली का बिल भी आता है, और एक तरह से जो नेचुरल नहीं है, उससे भी आप इस तरह के जो वॉल है, इको फ्रेंडली जो एक तरीका है इको वॉल, उसको लगा करके आप राहत पा सकते हैं। उसकी जगह आप इसको लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका निकाला है अनंत कृष्णा जी ने। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। देखिए, बर्थडे पार्टीज आप लोगों ने बहुत सेलिब्रेट की होंगी, आपको इनविटेशंस मिले होंगे, बर्थडे पार्टीज में जाकर आपने केक खाया होगा। लेकिन ये बर्थडे यहाँ पर दोस्त या किसी शख्स का नहीं है, बर्थडे बड़ा अनोखा सा है। अनोखा इसमें क्या है, अदिति बताएंगी। एक्चुअली ट्रेन की बात यहाँ पर शगुफ्ता कर रही हैं, और ये ट्रेन ऐसी वैसी नहीं, भारत की पहली डीलक्स ट्रेन
डेक्कन क्वीन है, जो आज पूरे 94 साल पूरे कर रही है। 1 जून 1930 को इस ट्रेन को शुरू किया गया था और ये भारत की पहली ऐसी डीलक्स ट्रेन है जिसे यात्रियों की सुविधाओं को खास ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पुणे रेलवे स्टेशन पर फूलों से सजी धजी ये ट्रेन आज पूरे 94 साल पुरानी हो चुकी है। इस ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन का 94वां जन्मदिन पुणे रेलवे स्टेशन पर धूमधाम से मनाया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने केक काटा। डेक्कन क्वीन को भारतीय रेल में 1 जून 1930 में शामिल किया गया था। रेलवे पर शुरू की गई पहली डिलक्स ट्रेन थी। पुणे के नाम पर रखी गई इस ट्रेन का नाम क्वीन ऑफ डेक्कन पड़ा, मतलब दक्कन की रानी। शुरुआत में ट्रेन को 7 डिब्बों के 2 रैक के साथ पेश किया गया था, जिनमें से एक को चांदी में लाल रंग की ढलाई के साथ और दूसरे को सोने की रेखाओं के साथ शाही नीले रंग में रंगा गया था। मुंबई और पुणे के बीच डेक्कन क्वीन की शुरुआत तत्कालीन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर थी। भारतीय रेलवे के लिए डेक्कन क्वीन किसी धरोहर से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बातें तो बहुत हैं, खत्म नहीं होती, लेकिन वक्त कम पड़ जाता है। चाय पर चर्चा में कल होगी फिर से आप सभी के साथ मुलाकात। और चाय और खबरों की इस जुगलबंदी को मौसम ने और खुशनुमा बना दिया है। कड़क चाय, कड़क बातें, अच्छी खबरें कल फिर आपके सामने लेकर आएंगे। तो कल शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी। रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।